इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, लेकिन जब भी बात सीट बंटवारे की आती है तो कई दलों में ना सामंजस्य दिखता है ना ही एक मत। संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की वो 23 सीट पर लड़ेंगे और उन सीटों पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जहां शिवसेना 2019 में जीती थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर 23 सीट पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ता है तो बाकी दलों का क्या होगा। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व पत्रकार, कांग्रेस के सांसद रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम सर, मैंने संक्षिप्त परिचय आपका दिया, लेकिन राउत साहब ने पूछा है कौन है संजय निरुपम। मुझे मेरे बारे में मुझे जानने वालों में शिवसेना में उनसे ज़्यादा सक्षम व्यक्ति कोई नहीं है। फिर भी अगर पूछ रहे हैं तो शायद उनकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो गई है। ईश्वर जल्दी उनको कोई डॉक्टर दवा दें तो स्मरण शक्ति ठीक हो जाएगी। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, वो तो बहुत बड़े हैं भाई। बात आई सीट बंटवारे की। शिवसेना, संजय राउत कह रहे हैं कि जो सीटों पर हम लड़े थे, जीते थे, वो सीट तो हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये बैठक में तय हो चुका है और 23 सीट लड़ना चाहते हैं। तो अगर 23 सीट 48 में से शिवसेना उद्धव गुट लड़ती है तो कांग्रेस एनसीपी कहाँ जाएगी? देखिए, कल ही हमने ये विषय रख दिया था कि 48 में से 23 सीट अगर हम उनको दे देंगे तो हम कैसे लड़ेंगे। एक दूसरी बात यह है कि 2019 में जो रिजल्ट आए थे या फिर जिस तरीके से हम चुनाव लड़े थे, 2024 आते आते सब कुछ बदल गया है। शिवसेना में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ, एनसीपी में भयंकर विभाजन हुआ, बिखराव हुआ। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना और बीजेपी साथ में थी, कांग्रेस और एनसीपी साथ में थी। तब दो पार्टियां थी गठबंधन में। तब वो 23, हम लोग भी 26 सीटों पर लड़े थे। जीते हारे बात की बात है, किसके हिस्से कितनी सीटें ये महत्वपूर्ण। तो ऐसे में आज 2019 में जो हुआ था उसको एक रेफरेंस बना करके नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। आज जो ताजा स्थिति है उसका आकलन करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ताजा स्थिति मैंने जैसा बताया कि सचमुच शिवसेना में जो बिखराव हुआ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और पूरे देश ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। लेकिन सचमुच उसके बाद उनके बहुत सारे एमएलए चले गए, उनका 18 में से लगभग 15-16 तो उनके सांसद चले गए छोड़ के, नेता चले गए, कार्यकर्ता चले गए। तो अब जो बचे खुचे हैं उसमें सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है, वोट है कितना, यह भी किसी को नहीं मालूम। तो एक 2019 में जो वोट था उस बेसिस पे हम आज यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, टेक ऑफ नहीं ले सकते बातचीत का। बिल्कुल उसी तरह से एनसीपी में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, पूरा बिखराव हो गया पार्टी में। और आज शरद पवार जी के पास उनके फॉलोअर्स, उनकी फॉलोइंग या उनका वोट कितना है, शरद पवार जी को भी पता नहीं है। ये तो अब चुनाव होगा तो पता चलेगा कौन कितना वोट ला पा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको पता है पूरे देश में। हम लोग एक इंटैक्ट अपना वोट लेकर बैठे हुए हैं। और जो भी है, हम लोग अच्छे बुरे जो भी हैं, कमजोर हैं, ठीक है। लेकिन आप ये तो नहीं कहते कांग्रेस पार्टी शून्य हो गई है। शून्य शिवसेना भी नहीं हुई है, शून्य एनसीपी भी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कतई शून्य नहीं है भाई। हम शून्य से कहां से शुरू करेंगे? तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सहयोगी दलों के लिए बहुत ही गलत है। और चूंकि अब 3 पार्टियों का गठबंधन होगा, इसलिए 2019 में कौन कितने सीट पर लड़ा था यह मायने नहीं रखता। शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जब बात आती है तो सबसे बड़ा दल तो शिवसेना है। पार्टी टूट जाने से पार्टी कौन कमजोर हुई है यह आकलन नहीं हो सकता। कांग्रेस तो नहीं टूटी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, लेकिन वहां हार गई। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो हमारी हार हुई वो बहुत ही दुख है हमको इसका। लेकिन याद रहना चाहिए कि कांग्रेस का वोट बैंक इंटैक्ट है। 5 स्टेट में जब इलेक्शन हुआ, उसके जब नतीजे आए तो 4 करोड़ 80 लाख वोट बीजेपी को मिलते हैं और 4 करोड़ 90 लाख वोट हमारे पास। सिर्फ मध्य प्रदेश छोड़िए तो राजस्थान और यहाँ दोनों 1-1.5% का गैप है। तो इसको आप शून्य नहीं कह सकते। हार जीत एक अलग विषय होता है, लेकिन अपने वोटों पे टिके रहना, अपने वोटों को इंटैक्ट रखना, अपनी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनको संभाल कर रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो क्या शिवसेना की वो सारी की सारी जो शिवसेना की जो अपनी फॉलोइंग है वो बरकरार है क्या, इंटैक्ट है क्या, ये अभी कोई नहीं कह सकता। राउत साहब कह रहे हैं कि आपको शून्य से शुरू करना पड़ेगा एक राष्ट्रीय पार्टी को। अब बताइए, 138 साल पुरानी पार्टी है हमारी, और हमारी पार्टी को एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय नेता बन गए हैं और वो सलाह देते हैं, वो नसीहत देते हैं कि शून्य से शुरू करिए। मुझे लगता है कि बहुत ही बचकानी बात हुई और ऐसे बचकानी बात पे ज़्यादा नहीं। मुझे ज़्यादा तकलीफ तो इस बात पे हुई है कि महाराष्ट्र के नेताओं को उन्होंने गली और मोहल्ले का नेता बताया, गांव का नेता बताया।
जिन लोगों ने वर्षों तक महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर राज्य मंत्री, बतौर खासदार, सांसद, बतौर विधायक, पता नहीं कितने चुनाव लड़े, जीते, हारे, ऐसे नेताओं को आप एक गली का नेता बनते हैं और आप खुद क्या है भाई, एक कॉरपोरेशन का चुनाव तो आज तक नहीं लड़े। आपको मालूम नहीं कि आपको कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग नहीं चाहते हैं। हम जो चुनाव लड़े, जीते, हारे, हमको तो पता है कितने चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग एक दंभ और अहंकार में आके महाराष्ट्र के ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें, वो अच्छी बात नहीं है। इससे और कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन की जो एक अपनी वो है, एक जो परिवार है, वो परिवार कहीं ना कहीं आहत होगा और इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं होगा, शिवसेना को भी। अगर शिवसेना को इस बात का दम है कि वो अकेले दम पे चुनाव जीत सकती है, तो मैं चुनौती दे रहा हूं, शिवसेना हो या कांग्रेस हो या एनसीपी हो, तीनों में से कोई भी पार्टी अकेले दम पे लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती, एक भी सीट नहीं जीत सकती। शिवसेना तो कतई नहीं जीत सकती, एक भी सीट शिवसेना अपने दम पे नहीं जीत सकती है लोकसभा में। ये मेरा चैलेंज है। उनको कांग्रेस के वोट चाहिए, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, हमको भी, कांग्रेस को भी शिवसेना का सपोर्ट चाहिए। और चूंकि हम तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं कमजोर हैं, तो एक दूसरे की कमजोरी को खत्म करने के लिए, एक दूसरे की कमी को भरने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करना पड़ेगा, तब आप भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे, वरना फिर आप हार जाएंगे। तो शिवसेना तो अपनी दावेदारी ठोक रही है कि भाई जो उन्होंने जीते थे उस पर लड़ना है। कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस पिछली बार 26 सीट पर लड़ी थी। कांग्रेस कितनी सीट का लक्ष्य लेकर चल रही है इस गठबंधन में? ये आज अभी दिल्ली में तय हो रहा है, बाकायदे दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, जो इंडिया अलायंस कमेटी बनी है हमारे बड़े नेताओं की। उन्होंने आज हमारे महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाया है और उनके साथ बैठ करके एक एक सीट पे हम चर्चा करेंगे। हमारी भूमिका ये है कि मेरिट के बेसिस पे चुनाव होना चाहिए। जो सीटें कांग्रेस जीत सकती है वो कांग्रेस लड़ेगी, जो सीटें शिवसेना जीत सकती है वो शिवसेना के लिए हम छोड़ेंगे। जो जिन सीटों पर एनसीपी का अपना दबदबा रहा है या अभी भी है, उन सीटों को हम एनसीपी के लिए निश्चित तौर पर छोड़ेंगे और उसके बाद जो सीटें कमजोर है वहां बैठ करके हम आपस में चर्चा करेंगे। तो कैंडिडेट और सीट, ये दोनों हमारे लिए मेन क्राइटेरिया है। अब इनकी हालत तो है कि इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अब बिगर कैंडिडेट के वो सीट मांगे जा रहे हैं, सीट लेके करेंगे क्या? अभी मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं। एक समय था 2009 के चुनाव में जब आप लोगों ने 6 की 6 सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप किया था। शिवसेना चाहती है कि मुंबई में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। क्या ये संभव है? कांग्रेस कितनी सीट पर अपनी दावेदारी दे रही है? नहीं, शिवसेना कैसे चाहने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुंबई की एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी भी मुंबई की बहुत बड़ी पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी के भी आमदार रहे हैं, खासदार रहे हैं, ठीक है। पिछले 1-2 इलेक्शन में हम हार गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी खत्म हो गई है। तो अभी एग्जैक्ट कितनी सीटों पे तय होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हमारी जो स्थानीय स्तर पर हम लोगों की जो बातचीत हुई उस हिसाब से कम 3 सीटें तो कांग्रेस को चाहिए मुंबई में। 3 सीटें हम लेंगे और 3 सीटों में शिवसेना अगर एनसीपी के साथ कोई एडजस्ट करना चाहे तो वो शिवसेना का विषय है, उनको अपना तय करना पड़ेगा। वंचित बहुजन आघाड़ी को गठबंधन में लेने को लेकर कांग्रेस की क्या भूमिका है? बहुत विरोध में तो नहीं है, और लेकिन मतलब अंबेडकर साहब की पार्टी आए हमारे साथ एमवीए में, ऐसा स्थानीय नेताओं के मन में राय है। फैसला लेना है अपने शीर्ष नेतृत्व को, वो लोग जो भी फैसला ले। लेकिन अंबेडकर साहब जिस प्रकार के बड़ी शर्तें रख रहे हैं, उन शर्तों के आगे ऐसा लगता है कि उनको खुद ही नहीं आना है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं उसी शर्त पर बात कर रहा था। एक शर्त उनकी ये है कि हम 4 दल होंगे तो 12 से 48 सीटें, हम 12 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को चाहिए, जिसका बड़े शहर में एक नगर सेवक नहीं, एक विधायक नहीं, वो 12 लोकसभा की सीटें मांग रहा है इंडिया गठबंधन में। तो इसलिए इस प्रकार की अगर अव्यवहारिक किस्म की शर्तों को सामने रखेंगे तो फिर गठबंधन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर गठबंधन करना है और अगर आपने तय कर रखा है कि भाई इस बार बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को नहीं हराना है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए और आइए साथ में बैठ करके एक फैसला करते हैं। मतलब ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, अगर हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो पिछली बार लड़े तो 10-12 सीटें तो हमारी गिरा दी थी। तो इस बार भी अगर आप हमसे अलग होकर के हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो बीजेपी को ही फायदा होता है। अभी इंटरव्यू के दौरान आपने एक शब्द, एक वाक्य का इस्तेमाल किया, कहा कि परिवार को एक साथ सजोने, एक साथ लेकर चलने में ही जीत मिलती है, सामंजस्य की जरूरत दिखती है। लेकिन जिस प्रकार के बयान सुबह सुबह 9 बजे टीवी कैमरे पर आते हैं संजय राउत साहब के, फिर और अन्य की प्रतिक्रिया आती है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही सुझाव दूंगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें डेली करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करिए, कांग्रेस के खिलाफ मत करिए।
रोज कांग्रेस को नसीहत देने के लिए जो आप मीडिया को बुला करके लेके बैठते हैं वो बंद करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और कांग्रेस के साथ जो आपका रिश्ता है वो रिश्ता और मजबूत बने और दोनों मिल करके, तीनों मिल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पराजित करें, तो निश्चित तौर पर आपके रोजाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को दी हुई जो नसीहतें हैं उनमें सही तौर पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिन्होंने बहुत बेबाक अंदाज में जवाब दिया और कहा कि सीट बंटवारे को लेकर तो फैसला 2019 के आधार पर नहीं हो सकता। और रही बात कौन है संजय निरुपम, तो शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कौन है संजय निरुपम। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।